28 जनवरी 2026, मतलब ये वो तारीख है जब महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से हिल गई। बिल्कुल, एक ऐसा दिन जिसे शायद ही कोई भूल पाए। हाँ, तो आज की इस गहरी पड़ताल में हम इसी घटना पर बात करने वाले हैं। एक अत्याधुनिक लेयरजेट 45 XR विमान जो बारामती के पास क्रैश हो जाता है और उसमें महाराष्ट्र के तत्कालीन डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है, जो कि बहुत ही दुखद था। बिल्कुल। और शुरुआत में तो सरकार ने तुरंत सामने आकर यही कहा कि भाई खराब मौसम था और ये एक दुखद हादसा है, मतलब फाइल लगभग बंद ही होने वाली थी। पर ऐसा हुआ नहीं। वही तो, मतलब चंद दिनों के भीतर ही ना जांच की दिशा रडार और हवा की गति से भटककर कहीं और ही चली गई, एक ऐसे रास्ते पर जहां काले जादू के दावे हैं। एक रहस्यमयी बाबा है, हाँ, और करोड़ों रुपए के संदिग्ध बैंक ट्रांसफर्स की पूरी एक चेन है। तो आज हम इसी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये पजल के टुकड़े ना पहली नजर में बिल्कुल अलग लगते हैं, पर जब इन्हें साथ रखो तो बहुत अजीब तस्वीर बनती है। पर इस पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, नेताओं के बयान हो या सामाजिक कार्यकर्ताओं के दावे हो, उनमें बहुत ही संवेदनशील और राजनीतिक आरोप हैं। तो हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम किसी भी पक्ष, पार्टी या थ्योरी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सही बात है। हमारा काम किसी को दोषी ठहराना नहीं है, हम सिर्फ इन दावों और डेटा का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। और ये डेटा ही तो इस पूरी घटना को इतना दिलचस्प बनाता है। मतलब अगर हम आज के डिजिटल युग को देखें ना, तो मोबाइल फोन का डेटा या बैंक के लेन देन ये किसी अदृश्य ट्रिप वायर की तरह होते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स, एग्जैक्टली। मतलब आप शायद क्राइम सीन से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दे, लेकिन जैसे ही आपका फोन किसी टावर से पिंग करता है ना, आपने वो ट्रिप वायर खींच दिया है। और इस केस में तो लगता है किसी ने एक साथ कई ट्रिप वायर खींच दिए हों। सही कहा। तो चलो टाइमलाइन की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। 28 जनवरी की सुबह अजित पवार अपनी टीम के साथ मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरते हैं। प्लेन था लियोजेट 45 XR। बारामती एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी खराब बताई गई। पायलट्स ने पहली लैंडिंग की कोशिश की जो फेल हो गई, और दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश में विमान कंट्रोल खो बैठता है और जमीन से टकराकर आग का गोला बन जाता है। देखो, यहाँ समझने वाली बात यह है कि लियरजेट 45 XR कोई मामूली विमान नहीं है। अच्छा, हाँ, ये एविएशन की दुनिया में बहुत ही भरोसेमंद और एडवांस ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसमें ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम और बहुत ही उन्नत मौसम रडार लगे होते हैं। मतलब पायलट को सब पता होता है अंदर से। बिल्कुल। जब कोई पायलट कम विजिबिलिटी में लैंडिंग करता है तो वो सिर्फ अपनी आंखों पर निर्भर नहीं रहता। स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट्स उसे रनवे की सटीक जानकारी देते हैं, और अगर विजिबिलिटी तय सीमा से कम है तो एविएशन का एक सीधा सा नियम है, गो अराउंड, है ना? एग्जैक्टली, मिस अप्रोच या गो अराउंड। मतलब लैंडिंग टालो, विमान को वापस ऊपर ले जाओ और किसी सुरक्षित एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाओ। पर यार, मतलब खराब मौसम में तो दुनिया भर में विमान गिरते हैं ना। एविएशन का इतिहास तो ऐसे हादसों से भरा पड़ा है जहां छोटी सी चूक या मौसम बिगड़ने से क्रैश हो जाते हैं। वो तो है। तो फिर इस क्रैश को लेकर शुरुआत से ही इतनी बेचैनी क्यों थी? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि विमान में इतने हाई प्रोफाइल राजनेता बैठे थे? ये मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा पहलू है। लोग अक्सर बड़ी घटनाओं के पीछे किसी बड़ी वजह की तलाश करते हैं, लेकिन अगर हम फोरेंसिक नजरिए से देखें, हाँ, तो दूसरी लैंडिंग की कोशिश में एक लेयरजेट का सीधा जमीन से टकराकर आग का गोला बन जाना कई तकनीकी सवाल खड़े करता है। क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, या इंस्ट्रूमेंट्स ने गलत जानकारी दी? और इन सब का जवाब तो ब्लैक बॉक्स में होना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि तकनीकी जांच रफ्तार पकड़ती ना, कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया। हाँ, हादसे के कुछ ही दिन बाद अजित पवार के भतीजे रोहित पवार का वो बयान। उन्होंने सिर्फ सरकार की थ्योरी पर शक नहीं जताया, बल्कि सीधे कह दिया कि ये 100% साजिश भी हो सकती है। और वो सिर्फ फ्लाइट मैनेजमेंट पर सवाल उठाकर नहीं रुके, मतलब उन्होंने एक ऐसा एंगल दे दिया जिसने सबकी अटेंशन खींच ली, काले जादू का एंगल। हाँ, अशोक खरात। हाँ, उन्होंने दावा किया कि हादसे से ठीक पहले अजित पवार के घर के बाहर काले जादू की गतिविधियां हुई थी, और यहीं पर पहली बार इस अशोक खरात नाम के बाबा की एंट्री होती है।
मतलब आज के साइंटिफिक जमाने में काले जादू की बात सुनना बहुत अजीब लगता है। लगता तो है, और वैज्ञानिक जांच में तो आप इन अलौकिक दावों को साबित भी नहीं कर सकते। वही तो। लेकिन जांच के मनोविज्ञान में इसका बहुत बड़ा असर होता है। जब आप एक कॉम्प्लेक्स तकनीकी विफलता में काले जादू जैसी कोई चीज डाल देते हैं ना, तो वो एक स्मोक स्क्रीन का काम करती है। धुएं का गुबार। बिल्कुल। जनता के दिमाग में ये बात बैठ जाती कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो सामान्य समझ से परे है। इससे जो जांच सिर्फ एविएशन रेगुलेटर्स तक रहनी चाहिए थी, वो अचानक एक बहुत बड़ी साजिश बन जाती है। मतलब थ्रिलर फिल्म की तरह एक मिस्टीरियस किरदार की एंट्री हुई और कहानी पलट गई। पर सिर्फ काले जादू की बातों पर तो कोई साजिश टिक नहीं सकती ना। नहीं, उसके लिए ठोस सबूत चाहिए। और वो ठोस सुराग सामने आया पैसों के लेन देन के रूप में, जब सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने खुलासे किए। उन्होंने जो बताया वो सच में चौंकाने वाला था। बाप रे, बिल्कुल। उनके दावों के हिसाब से हादसे से ठीक पहले, यानी 27, 28 और 29 जनवरी को समता क्रेडिट सोसाइटी में अशोक खरात के नाम पर बड़े और असामान्य लेन देन हुए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अशोक खरात पर पहले से ही धोखाधड़ी के आरोप थे। हाँ, और सिर्फ बैंक खाते नहीं, दमानिया ने तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर का भी जिक्र किया। सीडीआर डेटा बहुत क्रिटिकल होता है। उसमें दिखा कि 27 से 31 जनवरी के बीच खरात के फोन पर इस क्रेडिट सोसाइटी से लगातार एसएमएस आ रहे थे। देखो, सीडीआर एनालिसिस सिर्फ ये नहीं बताता कि किसने किसको कॉल किया। इसमें टावर लोकेशन, पिंग टाइमिंग सब होता है। और बैंकिंग सिस्टम में हर बड़े ट्रांजैक्शन पर एक ऑटोमेटेड एसएमएस ट्रिगर होता है जो सीधा डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है। एग्जैक्टली। पर मेरे दिमाग में एक सवाल है। हाँ, पूछिए। हमारे यहाँ रोज करोड़ों डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। किसी के फोन पर बैंक के एसएमएस आना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता? इत्तेफाक मतलब एक तरफ खराब मौसम से प्लेन गिर गया और दूसरी तरफ एक बाबा बस अपने पैसे ट्रांसफर कर रहा था। क्या हम जबरदस्ती इन दोनों बातों को नहीं जोड़ रहे? अगर नॉर्मल तरीके से सोचें तो हाँ, लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग में इसे क्लस्टरिंग कहते हैं। क्लस्टरिंग मतलब एक ऐसा इंसान जिसका इतिहास फ्रॉड का रहा हो, जो आमतौर पर इतने बड़े लेन देन नहीं करता, उसका अकाउंट अचानक एक्टिव हो जाता है, और वो भी रैंडम दिन नहीं, हादसे से ठीक पहले और बाद में। बिल्कुल। 27, 28 और 29 जनवरी, 3 दिन तक भारी कैश फ्लो और लगातार एसएमएस। जब इन्वेस्टिगेटर्स क्रैश के टाइमलाइन को इस फाइनेंशियल टाइमलाइन से मिलाते हैं ना, तो ये इत्तेफाक नहीं लगता। मतलब ये एक सोची समझी योजना की तरफ इशारा करता है। हाँ, इसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन का पैटर्न कह सकते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि पैसों का ये पैटर्न बहुत सस्पिशियस है, पर सबसे बड़ा सवाल तो वहीं का वहीं है ना। कौन सा? कि एक जमीन पर बैठे बाबा का जो बैंक में पैसे डाल रहा है, उसका हवा में उड़ती लियर जेट से क्या लेना देना? वो प्लेन कैसे गिरा सकता है? और यहीं पर जांच की पूरी धुरी घूम जाती है, क्योंकि जो अगली जानकारी सूत्रों से मिली, उसने इस बाबा और उस विमान के बीच एक सीधा कनेक्शन जोड़ दिया। हाँ, वीएसआर कंपनी का कनेक्शन। बिल्कुल। मतलब ये खुलासा हुआ कि अशोक खरात ने इस वीएसआर कंपनी के चार्टर्ड प्लेन से पहले भी कई बार सफर किया था, और ये कोई आम कंपनी नहीं थी। ये वही वीएसआर कंपनी थी जिसका विमान उस दिन अजित पवार को लेकर जा रहा था। बाप रे, मतलब पहेली के दो बिल्कुल अलग टुकड़े अचानक से जुड़ गए। इस एक बात ने ना उन सभी सुरागों को, जो पहले सिर्फ हवा हवाई लग रहे थे, एक बहुत ठोस आधार दे दिया। बिल्कुल। अब ये सिर्फ काले जादू की बात नहीं थी। हमारे पास एक ऐसा इंसान था जिसका उस एविएशन कंपनी तक सीधा एक्सेस था, और उसी वक्त उसके अकाउंट्स में हलचल हो रही थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ, उसने तो शक को यकीन में ही बदल दिया। ब्लैक बॉक्स का रहस्य, ये इस पूरी घटना का सबसे परेशान करने वाला तकनीकी पहलू है। मतलब मलबे से जो ब्लैक बॉक्स मिला वो बुरी तरह डैमेज्ड था, और इसी के बाद सुनेत्रा पवार ने सीधे सीबीआई जांच की मांग कर दी, जो कि लाजमी भी है। बिल्कुल लाजमी है। हर विमान में 2 रिकॉर्डर होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और ब्लैक बॉक्स कोई प्लास्टिक का डब्बा तो होता नहीं है। मैंने पढ़ा था कि ये तो एक अभेद्य तिजोरी की तरह होता है। एग्जैक्टली। इसके अंदर जो मेमोरी चिप्स होती हैं वो टाइटेनियम या स्टील के मोटे कवर में होती है। मतलब ये 3400 जी फोर्स का भयंकर दबाव और 1 घंटे तक 1100 डिग्री सेल्सियस की आग सह सकता है। प्लेन पहाड़ से टकराए या समंदर में गिरे, डेटा सेफ रहता है। और यही वो पॉइंट है जहां नॉर्मल एक्सीडेंट की थ्योरी पूरी तरह से फेल हो जाती है। हाँ, एक लर्जेट के जमीन पर टकराने से ऐसा क्या हो गया कि ये तिजोरी ही टूट गई? ब्लैक बॉक्स का इतना डैमेज होना कि डेटा रिकवर ना हो पाए, ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है।
अगर क्रैश का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था तो इसका टूटना इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। मतलब जानबूझकर नष्ट किया गया। मुमकिन है। फोरेंसिक साइंस में अगर मेन सबूत ही खत्म हो जाए तो यह साबित करना लगभग नामुमकिन है कि आखिरी पलों में कॉकपिट में क्या हुआ था। किसी ने हैक किया, इंजन बंद किया, कुछ नहीं पता। और बिना ब्लैक बॉक्स के सब सिर्फ कयास है, और इन्हीं कयासों ने ना महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। विपक्ष लगातार पारदर्शी जांच मांग रहा है। सरकार ने वादा भी किया है और ब्लैक बॉक्स के टुकड़े जांच एजेंसियों को दिए भी हैं। पर यार हफ्तों बीत गए, अभी तक कोई कंक्लूजन बाहर नहीं आया। मतलब आज के जमाने में जब सब कुछ रिकॉर्ड होता है, सच्चाई सामने आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये एक बहुत अहम सवाल है। पर देखिए, जब आप डिजिटल साक्ष्यों जैसे सीडीआर को भौतिक साक्ष्यों जैसे टूटे हुए ब्लैक बॉक्स के साथ मिलाते हैं तो एक चेन ऑफ कस्टोडी साबित करनी पड़ती है। मतलब हर एक पॉइंट को कानूनी तौर पर वेरीफाई करना। बिल्कुल। और जब मामले में इतना भारी पॉलिटिकल प्रेशर हो तो सिस्टम बहुत संभलकर और धीमी गति से काम करता है। कोई भी कच्चा निष्कर्ष उल्टा पड़ सकता है। तो अगर हम सब कुछ समेट कर देखें, 28 जनवरी की वो आखिरी उड़ान, फिर रोहित पवार का साजिश का दावा, अशोक खरात और काले जादू की एंट्री, हाँ, और फिर वो 27 से 29 जनवरी के बीच समता क्रेडिट सोसाइटी में हुए लेन देन, वीएसआर कंपनी से खरात का कनेक्शन, और आखिर में वो टूटा हुआ ब्लैक बॉक्स। सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। जब तक एजेंसियां ये साबित नहीं करती कि पैसों का सीधा लिंक उस ब्लैक बॉक्स से था, हम सिर्फ परिकल्पनाएं ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन सारे तथ्यों को खंगालने के बाद ना श्रोताओं, एक बहुत ही जरूरी विचार दिमाग में आता है। कैसा विचार? यही कि हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां कुछ छिपता नहीं। फोन का एक पिंग, बैंक का एक एसएमएस, सब हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। तो क्या आज के टाइम में कोई परफेक्ट क्राइम या पूरी तरह से प्राकृतिक हादसा बचा भी है? सोचने वाली बात है। या फिर इस टेक्नोलॉजी ने हमें इतना डाउटफुल बना दिया है कि हम हर नॉर्मल एक्सीडेंट में डिजिटल डॉट्स जोड़कर एक साजिश ढूंढने लगते हैं? ये तो है। शायद कभी कभी एक डैमेज्ड ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक एक्सीडेंट का नतीजा होता है, या शायद वो एक ऐसी तिजोरी होती है जिसे सच्चाई छुपाने के लिए जानबूझकर तोड़ा गया हो। जवाब तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो इस गहरी पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। नए तथ्यों और नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।